जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं राहुल कुमार, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को खूब मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए क्लास 10th और 11th 12th का कक्षाएं मैं और मेरी टीम के द्वारा लेकर के आ रहा हूं, ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। फिर बच्चों, जैसा कि आज का हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 संस्कृत, जिस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इस चैप्टर को पूरा का पूरा एकदम सरल शब्दों में इसका सबसे पहले हम लोग अर्थ को समझेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से सावधानी पूर्वक समझ के एक एक लाइन को यदि आप पढ़ते हैं तो यहां से कम से कम, पर बच्चों यहां से कम आपको एक चैप्टर, आपको कम से कम एग्जाम में आपको 4 नंबर देगा। 4 से 5 नंबर प्यारे बच्चों एक चैप्टर आपको देने वाला है ना। एक चैप्टर आपको कम से कम 4 से 5 नंबर, है ना। 2 से 3 प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा, और 2 नंबर एकदम सब्जेक्टिव से, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ना। तो इस तरह से आप यहां से एक चैप्टर, है ना, टोटल संस्कृत में टोटल बुक का टोटल 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, जिसमें से आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अर्थ को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं भी क्या बता रहा था कि ये जो चैप्टर है और ये टोटल जो है चैप्टर, टोटल कितने चैप्टर है? टोटल 14 चैप्टर है। इसमें टोटल कितने चैप्टर है? 14। और हर चैप्टर कम से कम आपका 4 नंबर का, हर चैप्टर 4 नंबर का आपके लिए है। यानी यदि देखा जाए तो 14 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 50 से 56 नंबर आपको यहां से केवल और केवल बुक पढ़ लेते हैं तो यहां से आपको आएगा, जिसमें से एकदम 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका है ना। ऑब्जेक्टिव आपका कम से कम 2 से 3 नंबर का, और बाकी सब्जेक्टिव आपका यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें आता है। टोटल ऐसे 8 क्वेश्चन आता है ना, जिसमें से यह एट एनी हाउ है कि आपको इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, जबरदस्त तरीके से समझिए, ताकि आप इससे जो आने वाला जो क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से ग्रेस कर सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इस चैप्टर में हम लोग भारत के प्राचीन संस्कृत के लेखिकाओं के बारे में, कवित्रियों के बारे में, ऋषिकाओं के बारे में जानने वाले हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से, है ना, संस्कृत साहित्य का संवर्धन किया, है ना। संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में इन लेखिकाओं का क्या योगदान है ना, किस किस काल में अपने इन्होंने इस योगदान को दिया, जिससे संस्कृत आज, संस्कृति या संस्कृत जो है, संस्कृत का जो साहित्य है आज हमारे देश में एक अहम स्थान रखता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस चैप्टर को सावधानी पूर्वक एकदम लाइन बाय लाइन, एक एक अर्थ, गूढ़ रहस्य के साथ इसको हम लोग समझने वाले हैं। जैसा कि यह चैप्टर नंबर 4 है ना, और इस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को, एक एक बातों को तोड़ करके आपके सामने मैं रख दूंगा, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं। तो चैप्टर का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या लिखता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आइए मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए, तो कहता है, सबसे पहला लाइन है, कहता है समाजस्य यानम पुरुषै नार्भिश्च चलती। समाजस्य, समाजस्य का मतलब होता है समाज का, है ना। यानम, यानम का मतलब होता है गाड़ी या यान। समाज की जो गाड़ी है, पुरुषै, पुरुषै का मतलब पुरुष हो गया, और नारीभिश्च, नारीभिश्च मतलब स्त्री हो गई, नारी हो गई। चा का मतलब होता और, चलती का मतलब चलना। कहने का मतलब समाज की जो गाड़ी है
वो पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलती है। सही बात है। समाज रूपी जो यान है वो पुरुषों और नारियों के, है ना, महिला पुरुष और एक स्त्री के सहयोग से ही समाज रूपी गाड़ी चलता है। कहता है साहित्य भी, साहित्य में भी उभयो, उभयो का मतलब होता है दोनों, उभयो का मतलब क्या होता है दोनों। देखिए आपी, आपी का मतलब हो जाएगा भी। साहित्य में भी उभयो मतलब दोनों, साहित्य में भी दोनों का समानम महत्वम, दोनों का बराबर का महत्व है। जिस तरह से समाज में एक पुरुष और नारी का समान महत्व है, पुरुष और नारी के द्वारा ही समाज रूपी गाड़ी चलती है, उसी प्रकार से साहित्य में भी दोनों का, है ना, साहित्य में भी दोनों का महत्व कैसा है, समान है। कहता है अधुना, अधुना का मतलब प्यारे बच्चों होता है आज। आज सर्वभाषासु मतलब सभी भाषाओं में या सभी भाषाओं का साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति। कहता है आज सभी भाषाओं में साहित्य के रचना में स्त्रियां जो है, स्त्रियां भी तत्पर है। आज बहुत सारी ऐसी संस्कृत साहित्य की स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से संस्कृत का संवर्धन किया है प्यारे बच्चों। आज सब, और एक भाषा नहीं बल्कि सभी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो तेलुगु हो, हर भाषाओं में संस्कृत की साहित्य की रचना में स्त्रियां भी क्या तत्पर है, अग्रसर है ना। कहता यशश्च लभन्ते, है ना, तत्पर है और ऐसा प्राप्त होता है, और तत्पर है और यश को प्राप्त कर रहे हैं। यशश्च, यशश्च मतलब और यश को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, अपनी ख्याति को प्राप्त कर रहे हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धौ योगदानम न्यूना अधिकम प्राप्यते। कहता है संस्कृत साहित्य में, है ना, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में, आज नहीं बल्कि पुराने समय में भी संस्कृत साहित्य में, प्राचीन समय में साहित्य समृद्धौ, साहित्य के समृद्धि में, है ना, साहित्य के समृद्धौ, समृद्धौ का मतलब साहित्य को आगे बढ़ाने में, साहित्य के समृद्धि में योगदानम, है ना, न्यूना अधिकम प्राप्यते, कम और ज्यादा, है ना, साहित्य के संवर्धन में, साहित्य के संवर्धन में, है ना, प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य में इनका जो योगदान है न्यूनाधिकम, कम और अधिक दोनों योगदान प्राप्त हुआ है ना। समझिएगा इस चीज को। संस्कृत के साहित्य में प्राचीन काल में साहित्य संवर्धन में इनका योगदान कम और अधिक प्राप्त होता है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में अति प्रसिद्धा नाम, इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिका नाम एवं अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का जो नाम है चर्चा वर्तते। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की चर्चा की गई है। येन, येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते। कहता है येन, येन यानी जिसका साहित्य के संवर्धन में, साहित्य के निधि को पूरा करने में, साहित्य के ज्ञान को, साहित्य रूपी संग्रह, साहित्य रूपी भंडार को पूरा करने में उनका योगदान प्राप्त होता है। कहता है इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की चर्चा है प्यारे बच्चों, जिनका साहित्य के निधि को पूरा करने में, साहित्य रूपी भंडार को पूरा करने में उनका योगदान क्या है, उनका योगदान प्राप्त होता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव ही आता है, ध्यान से देखिए, मैं आपको बस शुरू में ही बताया, एक एक लाइन को समझना है। जैसे यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि समाज रूपी गाड़ी किनके सहयोग से चलती है, किनके सहयोग से कर बच्चों, स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से चलती है ना। और साहित्य में भी दोनों का योगदान क्या है, समान है। आशा करता हूं ये स्लाइड, ये शुरू का जो है ना वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, जी हाँ, आगे देखिए क्या है, विपुल साहित्य, विपुल
ये मैं बड़ा कर देता हूं, अब अच्छे से दिखेगा आपको। देखिए, विपुलम संस्कृत साहित्यम, विपुल, विपुल माने बहुत सारा, अधिक, है ना, बहुत सारे। संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्यों में विभिन्न, कभी भी, शास्त्रकार समृद्धम, कहता है विपुल संस्कृत साहित्य में, अत्यधिक संस्कृत साहित्य में, विभिन्न, विभिन्न का मतलब होता है अनेक, अनेक कवियों और शास्त्रकारों, संवर्धितम, संवर्धितम का मतलब संवर्धित हुए हैं, आगे बढ़े हैं, है ना, उनकी प्रसिद्धि बढ़ी है। वैदिक कालादारंभ, वैदिक काल के आरंभ में, शास्त्रनाम, शास्त्रों की, काव्यानाम, शास्त्रों और काव्यों की, शास्त्रनाम मैंने होता शास्त्र, और काव्यानाम का मतलब होता काव्य, और यहाँ पे लग गया च, मतलब शास्त्र और काव्य, रचने की, रचना में, च संरचने च मतलब रचना में और उसकी रक्षा में, यथा पुरुषा दताचिता अभवन तथैव स्त्रियों अपि दतावधानः प्राप्यन्ते। कहता है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, वैदिक काल के आरंभ में, वैदिक काल के शुरुआत में, आरंभ में, शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में, यथा, यथा माने जिस प्रकार, पुरुष दताचिता, जिस प्रकार पुरुषों का योगदान है, तथैव उसी प्रकार स्त्रियों का भी योगदान प्राप्त हुआ है। मतलब वैदिक काल के आरंभ में जिस तरह से संस्कृत साहित्य के रक्षा में और उसके रचना में, है ना, जिस तरह से पुरुषों का योगदान है, उसी प्रकार से स्त्रियों का भी क्या है, योगदान है। कहता वैदिक युगे, वैदिक युग में मंत्रणाम, वैदिक युग में मंत्र दर्शका न केवल ऋषियः प्रत्युतः ऋषिका अपि सन्ति। कहता वैदिक युग में मंत्रों का दर्शन न केवल ऋषि करती थी, बल्कि ऋषिकाएं भी करती थी। मंत्रों के दर्शन या मंत्रों को सीखना या मंत्रों का पाठ करना केवल ऋषि, ऋषि बने पुरुष ऋषि, और ऋषि का मतलब इनका स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। तो केवल पुराने समय में या वैदिक युग में केवल मंत्रों का दर्शन केवल ऋषि नहीं करते थे, बल्कि ऋषिकाएं भी करती थी। ऋग्वेदे, देखिए ऋग्वेद में, है ना, ऋग्वेदे चतुर्विंशति, ऋग्वेद में चतुर्विंशति मतलब 24, और अथर्ववेदे पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्देशयन्ति, है ना। ऋग्वेद में 24, ऋग्वेद में कितने 24 तथा अथर्ववेद में पंच मने 5, 5 ऋषिकाओं का मंत्रों का दर्शन उद्धृत है ना। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के मंत्रों का दर्शन उल्लिखित है। यथा, जिनमें यमी, यमी एक ऋषिका थी, ऋषिका का नाम आया है। अपाला, अपाला एक ऋषिका थी। उर्वशी एक ऋषिका थी। इंद्राणी, वाग्भृणी इत्यादि है, जिसमें से यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागावृणी इत्यादि अनेक ऋषिकाएं इनमें से थी, है ना, जिसमें से 5 ऋषिकाओं का प्यार बच्चों वर्णन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहां से पूछता है, क्या पूछता है, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, 24। अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। और वो 5 ऋषिका कौन कौन है, यमी थी, अपाला थी, उर्वशी थी, इंद्राणी थी, वागाम्भृणी थी इत्यादि, है ना। प्यार बच्चों बिल्कुल आपको एकदम समझ में, बिल्कुल तोड़ तोड़ करके आपको समझाया जा रहा है, एकदम ध्यान से केवल, है ना, एंड तक इस सेशन में पूरी तरह से बने रहिए। आपको बिल्कुल मैं आपको एक एक ऑब्जेक्टिव, है ना, एक एक चैप्टर के एक एक लाइन को मैं आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से आपको एकदम ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा बताऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि पूरे के पूरे दिमाग में आपको चला जाएगा, है कि नहीं। तो आशा करते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। विपुल संस्कृत साहित्यम विनय कवि भी शास्त्रकार समृद्ध, विशाल संस्कृत साहित्य में अनेक कवियों का और शास्त्रकारों ने इसको क्या किया, समृद्धम, बढ़ाया है। वैदिक काल के शुरुआत में
शास्त्रों और काव्यों की रचना तथा संरक्षण में जिस प्रकार से पुरुषों का योगदान है, उसी तरह से स्त्रियों का भी योगदान प्राप्त होता है ना। उसी तरह वैदिक युग है, वैदिक युग में है ना मंत्र दर्शका न केवल ऋषिया, वैदिक युग में मंत्रों का दर्शन न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी मंत्रों का दर्शन करती थी या दर्शन में निपुण थी। कहता है ऋग्वेद में चतुर्विंशति 24 और अथर्ववेद में पंच ऋषिका मंत्र दर्शन वित्यो निर्देशयन्ते, 5 ऋषिकाओं के मंत्रों का दर्शन का वर्णन है। और जिसमें से 5 ऋषिका कौन कौन थी? यमी थी, अपाला थी, उर्वशी थी, इंद्राणी थी, वागाम्भृणी थी इत्यादि। तो 5 ऋषिकाओं का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, 24 ऋषिकाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। प्यारे बच्चों बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़ते जाइए, यहाँ से 100/100 की तैयारी आपको यहाँ से करवाई जा रही है, ठीक है। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्यारे बच्चों लाइक करने में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं करिए, और शेयर और सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपके एक शेयर, आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से हम जैसे कंटेंटर को खुशी जो होती है ना, उसमें सबसे बड़ी खुशी हम लोग को यही मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, ध्यान से देखिए। कहता बृहदारण्यक उपनिषदि, बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य की पत्नी है ना। देखिए याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, पूछता है यहां से मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य कौन थे? एक ऋषि थे, है ना। और ये किस उपनिषद की बात कर रहा है? बृहदारण्यक उपनिषद। किस उपनिषद की बात कर बच्चों? बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य की पत्नी है ना मैत्रेयी, कौन थी? मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। बृहदारण्यक उपनिषद में है ना याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का, जो कि एक दार्शनिक रुचिमती थी, दार्शनिक में रुचि था, उनका क्या है? वर्णन है। याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षयति, जिसमें याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की, आत्मा के तत्व की शिक्षयति मतलब आत्मा के तत्व के बारे में क्या दी है? शिक्षा दी है। पूछता है बच्चों, याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी ने किस चीज की शिक्षा दी है ना। यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस चीज की शिक्षा दी है? किस चीज की शिक्षा? आत्म तत्व की शिक्षा। या फिर याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी प्यारे बच्चों? मैत्रेयी। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। कहता है जनकस्य सभायाम, जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्रार्थ में कुशल है ना। जनक के सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी, गार्गी एक साहित्य, संस्कृत साहित्य लेखिका का नाम यहाँ पे आया है, गार्गी। वाचकन्वी है ना, वाचकन्वी भी एक संस्कृत साहित्य लेखिका का नाम यहाँ पे है। तो कहता है जनक के सभा में शास्त्रार्थ में कुशल, शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी और वाचकन्वी तिष्ठति अस्म, यानी कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी तथा वाचकन्वी रहती थी, तिष्ठति अस्म रहती थी। कहता महाभारते अपि, महाभारत में भी जीवन पर्यंतम, जीवन भर है ना, महाभारत में भी जीवन भर वेदांतानुशीलन पर आया है। वेदांत के वेदों के वेदांत अनुशीलन पर आया, सुलभा का वर्णन है, सुलभया वर्णन लभ्यते। वेदों के अनुशीलन पराया, वेदों के अनुशील पराया सुलभा का वर्णन है। कहां पे? महाभारत में। पूछता है यहाँ पे कि सुलभा का वर्णन कहाँ मिलता है? सुलभा भी एक संस्कृत साहित्य लेखिका ही थी, ये नाम है यहाँ पे। फिर बच्चों गार्गी जो है नाम है ना, वाचकन्वी भी नाम है। पूछेगा गार्गी किनके सभा में रहती थी? किनके सभा में? जनक के सभा में है ना। वाचकन्वी किनके सभा में रहती थी? जनक के सभा में है ना। सुलभा, सुलभा का वर्णन कब मिलता है? कब? तो महाभारत में है ना। महाभारत में किस संस्कृत साहित्य लेखिका का वर्णन मिलता है? तो किसका मिलता है? सुलभा का वर्णन मिलता है। ठीक है, अच्छा याज्ञवल्क्य ने किसे आत्म तत्व की शिक्षा दी थी?
किसको शिक्षा दी थी? मैत्रेयी को। पर बच्चों यही सब ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में पूछते हैं, है ना। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक है, आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए क्या, लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40, चत्वारिंशत् कवित्र्याणाम 40 कवियों का सार्धशतम का मतलब होता है 150, 150। शतम बने 100 और सार्ध बने आधा, है ना। 100 + 50, आधा को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 150। तो 150 यानी 150 पद स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का, है ना, 150 पद इधर उधर से क्या होता है? प्राप्त होता है। ध्यान से देखिएगा, कहता लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का कितना? 150 पद इधर उधर से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। तासु तासु अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है? कितनी प्यार बच्चों? 40। या फिर लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद इधर उधर से प्राप्त होते हैं? कितने पद? 150। कहता है तासु उनमें से विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। उनमें से विजयांका जो थी वो पहली कल्पा थी, है ना। कल्प मतलब स्त्री होता है, कल्प मतलब क्या होता है? स्त्री। तो विजयांका जो थी उनमें से प्रथम कल्पा थी। वर्तते सा च श्याम वर्ण सीदती, और वह कैसी लगती थी? श्याम वर्ण के जैसा। कैसी लगती थी प्यारे बच्चों? श्याम वर्ण के जैसा वो दिखती थी, है ना। श्याम वर्ण आप समझ सकते हैं किस तरह से कृष्ण जी किस तरह से होते थे? श्याम वर्ण सिद्धति, जिनके पद ये न स्फुट भवती, जिनके पद भी प्राप्त, अनेकों पद ये न अनेकों पद क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। देखिए इनके लिए 2 लाइन आया है। कहता नीलोत्पल दल श्यामा विजयांका मजानाता वृथैव दंडिना प्रोक्तम सर्व शुक्ला सरस्वती। नीलोत्पल दल श्यामा, है ना, नील के समान, नीले उत्पल, नीले कमल के समान। इसको ऐसे समझिए, नीले कमल के समान विजयांका को जाना जाता है ना। नीले उत्पल या नीले कमल के समान विजयांका को जाना जाता है। विजयांका नीले कमल के समान विजयांका नाम से जाना जाता है। वृथैव बेकार में ही, दंडिना प्रोक्तम सर्व शुक्ला सरस्वती, बेकार में ही दंडी, है ना, बेकार में ही दंडी ने इनको क्या कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती। बेकार में ही दंडी ने इनको क्या कह दिया? सर्व शुक्ला सरस्वती का। तो नील के समान, कमल के समान, नीले कमल के समान विजयांका को जाना जाता है। वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, बेकार में ही दंडी ने उसे क्या कह दिया? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। तो पूछता यहां से क्वेश्चन कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था, है ना। तो विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? दंडी ने। या फिर दंडी ने विजयांका को क्या कहा? तो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था, है ना। उसी तरह से लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन मिलता है प्यारे बच्चों? 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या था? तस्या काला अष्टम शतम। तस्या माने उनका या उनकी, काला माने समय, उनका जो समय है कब है? अष्टम शतक मतलब कि 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी उनका काल कब प्रतीत होता है? 8वीं शताब्दी प्रतीत होता है। किनका काल? किनके बारे में बातचीत अभी चल रहा है? तो विजयांका के बारे में। किनके बारे में? विजयांका के बारे में।
तो उनका काल 8वीं शताब्दी प्रतीत होता है ना। ऐसा अनुमान है कि वो कब थी, 8वीं शताब्दी में। ठीक है, अब 8वीं शताब्दी किसको कहेंगे, तो 700 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी तक को हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं 8वीं शताब्दी। तो जाहिर सी बात है कि 700 और 800 के बीच में ही विजयांका रही होगी। कहता है चालुक वंशीय, चालुक वंश के चंद्रादित्य राज्ञी विजय भट्टारिकैवः विजयांका इति बहवो मन्यते। कहता है चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी, राज्ञी माने रानी, विजय भट्टारिका, बहुत सारे लोग को ऐसा माना, देखिए बहवो मन्यते, बहुत सारे लोग को ऐसा मानना है कि चालुक्य वंश के जो राजा थे कौन, चंद्रादित्य की जो राज्ञी रानी जो थी विजय भट्टारिका, उन्हीं को विजयांका माना जाता था। ऐसा लोगों का कहना है प्यारे बच्चों, ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं, ऐसा मानना है बहुत सारे लोग का कि चालुक्य वंश के जो राजा थे कौन, चंद्रादित्य, उनकी जो रानी थी कौन, विजय भट्टारिका, है ना, विजय भट्टारिका उनकी रानी थी, उन्हीं को विजयांका माना जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों को क्या है, मानना है। किंच शिला, कुछ शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्व अस्फुट पद्य प्रसिद्धा। कहता है कुछ शिला भट्टारिका, ये सब नाम है प्यारे बच्चों, शिला भट्टारिका नाम है, देवकुमारी का नाम है, रामभद्रांबा, है ना, ऐसा दक्षिण भारत के लेखिका है, जो संस्कृत लेखिका, जिनके पद अपने अपने पद्यों से ये क्या है, प्रसिद्ध है, अपने अपने काव्यों, अपने अपने पद्य से ये प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की लेखिका कौन कौन है, शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा, ये सब दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है, जो अपने पद्यों से, है ना, अपने अपने पद्यों से क्या है, प्रसिद्ध है। यहां से भी कुछ ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे पूछेगा कि विजयांका का समय कब का है, विजयांका कब थी, तो क्या मैंने बताया 8वीं शतक यानी कि 8वीं शताब्दी में। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, चंद्रादित्य, है ना, चंद्रादित्य, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी, विजय भट्टारिका। बहुत सारे लोग विजयांका किनको मानते थे, तो विजय भट्टारिका को ही मानते थे, है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। कहता है विजयनगर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कहता है विजयनगर राजस्य नरेशा, विजयनगर राज्य के राजा, नरेश का मतलब होता है राजा, विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषाम रक्षणाय कृत प्रयास आशन्नति विदितमेव। कहता है विजयनगर के जो राजा थे, उन्होंने भी संस्कृत भाषा के संरक्षण का, है ना, संस्कृत भाषा के रक्षा कृत प्रयास आशन्नति, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहना है कि विजयनगर के जो राजा थे, नरेश जो थे, वो भी संस्कृत भाषा के संरक्षण में कृत प्रयास कहने का मतलब है कि संस्कृत भाषा के रक्षा में या बचाव में बहुत प्रयास किया। कौन, विजयनगर के राजा, विजयनगर के राजाओं के द्वारा। तेषाम अंतःपुरेपि संस्कृत रचना कुशला राज्यो भवन, तेषाम अंतःपुरेपि, उनके महल के अंदर, है ना, उनके महल में संस्कृत की रचना और कुशला राज्यो भवन, उनके अंदर में भी, महल के अंदर में भी अनेक संस्कृत के रचनाकार और कुशल लोग क्या करते थे, राज्य में रहा करते थे। कंपन रायस्य, देखिए एक नाम आ रहा है कंपन रायस्य, इसको हिंदी करेंगे तो आ जाएगा कंपन राय। ठीक है, देखिए याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जिस भी राजा के लास्ट में राय आएगा तो आप समझ जाइए कि वो विजयनगर के राजा है। क्यों, क्योंकि विजयनगर के जो राजा थे, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, अपने नाम के पीछे में क्या लगाया करते थे, राय लगाया करते थे। तो देखिए विजयनगर के राजा के बारे में आ रहा है कंपन रायस्य, जिनके समय क्या है, चतुर्दश शतकम, जिनका समय है 14वीं शताब्दी। तो कंपन रायस्य राज्ञी, उनकी रानी गंगा देवी, कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुर विजयम इति महाकाव्यम
स्वस्वामिनौ मदुरई विजय घटनाम आश्रित रचियत। अब देखिए इसका मतलब समझिए, ध्यान समझिएगा। कहता है कंपन राय जो कौन थे 14वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा थे, उनकी जो रानी थी गंगा देवी, उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की थी जिसका नाम था मधुर विजय। मधुर विजयम नामक महाकाव्य की रचना किए थे। इति महाकाव्यम, जो महाकाव्य स्वस्वामिनो अपने स्वामी के लिए, है ना, मदुरई विजय घटना आश्रित रचित। मदुरई को जब उनके स्वामी ने, मदुरई एक जगह था, है ना, जब उस पर विजय पाए थे, विजय प्राप्ति किए थे, जब जीते थे, तो उसी घटना पर एक महाकाव्य की रचना किया था। जो कौन सा रचना है? मधुर विजयम। कौन सी रचना है? मधुर विजयम। तो यहां से पूछेगा कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। गंगा देवी किनकी पत्नी थी? कंपन राय की। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना किया था? तो मधुर विजयम। मधुर विजयम किनकी रचना है? तो गंगा देवी। कहता तत्र अलंकरणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। तत्र अलंकरणाम, है ना, वहां की जो सजावट थी वो बड़ा ही सुंदर था। कहां का? विजयनगर साम्राज्य की जो अलंकरण थी, जो मंदिरों का अलंकरण, जो वास्तुकला का अलंकरण, जो भवनों का अलंकरण था, वो बड़ा ही आवर्जको वर्तते। आवर्जको हमने बहुत ही सुंदर अलंकरण था, यानी विजयनगर साम्राज्य को अति सुंदर तरीके से उसको क्या किया गया था? सजाया गया था। तो प्यारे बच्चों, यहां से भी कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको ध्यान में आपको एकदम रखना ही रखना है। जैसे सबसे पहला मधुर विजय की रचना किन्होंने किया था? गंगा देवी ने। गंगा देवी कौन थी? कंपन राय की पत्नी। कंपन राय का समय कब का था? 14वीं शताब्दी में। चलिए आगे आते हैं, है ना। आगे कहता तस्मिनैवा, है ना, उनमें से उनके राज्य में, है ना, उनके राज्य में षोडश शतक के 16वीं शताब्दी में शासन कुर्वता। उन्हीं के राज्य में 16वीं शताब्दी में एक राजा शासन करते थे जिनका क्या नाम था? अच्युत राय। देखिए फिर से लास्ट में क्या आ गया? राय आ गया। राय का मतलब क्या होता है ना, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? राय। तो उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में, है ना, अच्युत राय एक राज शासन करते थे जिनकी रागी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिक परिणय नामक एक रचना किया था। चंपुक काव्य, इस पे आधारित एक चंपुक काव्य की रचना किए थे। तत्र संस्कृत गद्य से, उनकी जो संस्कृत गद्य की जो छटा थी, समस्त पदावल्य बड़ा ही सुशोभित होता था, बड़ा ही सुंदर था, सुहृद था। ललित पद विन्यासेण चातिवैर, जिसका जो विन्यास है जो बड़ा ही अत्यंत सुखद, अत्यंत ही सुंदर लगता था। किनकी? तिरुमलांबा कौन थे? अच्युत राय की पत्नी थी, जिसने वरदाम्बिक परिणय पर एक काव्य की रचना किए थे जिसका नाम क्या था? चंपुक काव्य। और उसकी जो छटा थी और वहां का जो संस्कृत गद्य की जो छटा था बड़ा ही निराला था, बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही सुहृद था। ललित पद विन्यास, उनके पद का जो विन्यास है वो बड़ा ही सुंदर है, ललित है। चाति व सोक्त, बड़ा ही सुशोभित होता था। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त जितने भी बड़े बड़े समस्त पद हैं वो सभी जगह क्या होते? तत्रैव, वहां क्या होता था? संस्कृत साहित्य में जितने भी बड़े बड़े पद, जितने बड़े बड़े साहित्य होते थे वो सब वहां पे क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। किनके समय में? आपका अच्युत राय के समय में, जिसकी रानी कौन थी? तिरुमलांबा, है ना। तिरुमलांबा ने किस काव्य की रचना किया था? चंपुक काव्य, जो किस पर आधारित है? वरदाम्बिक परिणय पर आधारित है। आइए अगले पेज पे आते हैं, है ना। अगला पेज क्या है ना। चलिए नेक्स्ट पेज क्या है, ध्यान से देखिएगा, है ना। कहता है आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु। आधुनिक काल में, मैंने आज के समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव, है ना। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में किनका नाम आता है प्यारे बच्चों? पंडित क्षमा राव का, जिनका टाइम ये था, ठीक है ना। मेधा विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव का नाम, जो कि एक विदुषी थी, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है।
तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदेश विदुषो जीवन चरित है। कहता तया उनके द्वारा, स्वपितु, स्वपितु ने अपने पिता के ऊपर, अपने अपने पिता के ऊपर, जिनका शंकर पांडुरंग पंडितस, उनके पिता, अपने पिता शंकर पांडुरंग पिता, जो कि एक क्या थे, महतो विदुष, बहुत ही विद्वान थे, उनके ऊपर उन्होंने एक जीवन चरितम, जीवन चरित की रचना की, और उसका नाम क्या था, इति शंकर चरितम इति रचितम, शंकर चरित नामक एक काव्य, एक ग्रंथ की रचना किए थे। कौन कौन किए थे, पंडित छमाराव। कहता है उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडितस, जो कि एक विद्वान थे, उनके जीवन चरित शंकर चरित की क्या की थी, रचना किए थे। गांधी दर्शन प्रभाविता, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, है ना, वह सामान्य वह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्यग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकानाम गद्य पद्य ग्रंथाणाम परिणीतवती। मतलब क्या हो गया इसका अर्थ, कि प्यारे बच्चों वह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, किससे प्रभावित होकर, गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर उसने सत्यग्रहिता, मीरा लहरी, है ना, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्यों को क्या की है, रचना किए हैं। किनके बारे में बोला जा रहा है जी, किनके बारे में बोला जा रहा है, तो पंडित छमाराव के बारे में पूछेगा। पंडित छमाराव की 2 से 4 कृतियां लिखे, तो सत्यग्रहिता, या फिर पंडित छमाराव किससे प्रभावित हुए थे, किससे प्रभावित हुए थे प्यारे बच्चों, तो गांधी दर्शन से प्रभावित हुए थे, है ना। वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रिषु, वर्तमान काल के, है ना, आज के समय में लेखन कला में, लेखन रत कवित्रियों में, है ना, पुष्प दीक्षित वनमाला, पुष्प दीक्षित वनमाला का नाम आ रहा है। भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र का नाम आता है। प्रभृतियों अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पुर्यति, आज के समय में वर्तमान काल के लेखिकाओं में, लेखन रत कवित्रियों में पुष्प दीक्षित वनमाला, है ना, भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र, है ना, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को क्या कर रही है, पूरा करने में, संस्कृत साहित्य में अपना योगदान को क्या कर रही है, दे रही है। तो प्यारे बच्चों आज का ये संस्कृत, है ना, जो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़े, चैप्टर नंबर 4 को हम लोग पढ़े, चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़े, जिसका नाम था संस्कृत साहित्य लेखिका। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी है, इसी ऑब्जेक्टिव को आपको एकदम कॉपी में लिखते चलना है ना। आप कॉपी पेन लेकर के एकदम बैठ जाइएगा, जिसमें आप इसको वीडियो का जब भी देखिए तो इस चीज को एकदम कॉपी पेन के साथ रहिए, और पूरा हर एक पेज में आपको ऑब्जेक्टिव है। मैं फिर से केवल और केवल इसका ऑब्जेक्टिव के ऊपर चर्चा करता हूँ। सबसे पहले पूछा यहाँ पे, समाज की गाड़ी किनके सहायता से चलती है ना। प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा, समाज की गाड़ी किसके सहायता से चलती है, किसके सहायता से, पुरुष और नारी के सहयोग से चलती है, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां से क्या आ सकता है कि आपको इस पाठ में, है ना, यहां से भी ऑब्जेक्टिव है, सभी भाषाओं में संस्कृत की रचना उभय संस्कृत साहित्य में, है ना, इनका दोनों का समान महत्व है, ठीक है। और देखिए अगले पेज में आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे 24 ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, 24 ऋषिका। अथर्ववेद में कितने रचनाओं का वर्णन है, 5 ऋषिकाओं का वर्णन है, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे सबसे पहला मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी। मैत्रेयी किनकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिया था, किसको दिया था प्यारे बच्चों, अपनी पत्नी मैत्रेयी को, ठीक है। जनक के सभा में कौन रहा करते थे, गार्गी, वाचकनवी। महाभारत में किस संस्कृत साहित्य लेखिका का वर्णन है, तो सुलभा का वर्णन है ना। उसी तरह से और भी क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है, तो 40 कवित्रियों का वर्णन है प्यारे बच्चों, है ना। विजयांका, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन थी, विजयांका। दंडी ने विजयांका को क्या कहा है,
सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है ना। तो ये सब एकदम याद करने वाला ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद यहाँ पे भी देख लीजिए कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे, चंद्रादित्य, है ना। विजय भट्टारिका किनकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की पत्नी थी, है ना। उसी तरह से और भी ऑब्जेक्टिव है, देखते जाइए। हालांकि इसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एक सेशन लेने वाले हैं, है ना, जो अगले वीडियो में आएगा। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को समझ जाइए तो फटाफट वहां से आंसर आप दे पाएंगे। उसको इसी तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पर बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बाकी हम आज के लेक्चर को यहीं तक को समाप्त करते हैं। तब तक आप मस्त रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच।